जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित चैप्टर अपना चल रहा है 3 संख्याओं के साथ खेलना, और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको अपन बोलते हैं HCF या मैस है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, ये अपन बोलते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.5 के जो अभाज्य गुणनखंड पे संबंधित हमारा जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज थी, है ना, उस अभाज्य गुणनखंड के ऊपर हमारी जो एक्सरसाइज थी उसको हमने अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको ये HCF समझना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड आना अनिवार्य है, आवश्यक है ना। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आपको HCF सीखने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है ना। तो सबसे पहले आपको पीछे की वीडियो देखने चाहिए। आप चैप्टर 3 में अगर अच्छे से पूरा देखते आते हो तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF महत्तम समापवर्तक। अब हमने देखो सार्वय गुणनखंड और सार्वय गुणज के बारे में पढ़ा था, कॉमन फैक्टर। सार्वय गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। और अभी यहाँ पे अपन क्या देखो, CF का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब सार्वय गुणनखंड। देखो वहीं से निकलेगा ये सार्वय गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। आप ये H लगा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझो आप। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर मतलब है सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड, ये इसका मतलब है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है, सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड। वो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। यानी कि हमारे पास मान लो कोई भी दो या दो से अधिक संख्याएं हैं और बोले कि इनका HCF निकालो, महत्तम समापवर्तक निकालो। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, महत्तम का मैं और समापवर्तक का से, यानी कि इसको मैं से भी बोल देते हैं कि 12 और 36 का मैं से निकालो, या इसको HCF भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसको यानी कि हाईएस्ट H कॉमन C फैक्टर F, HCF, ये है महत्तम समापवर्तक। इसको अपन एग्जांपल की सहायता से करते हैं। यानी कि अपन को दो या दो से अधिक संख्या मिलेगी, जैसे 12, 36, 48, और बोलेंगे इसका मैं से ज्ञात करो, इसका HCF ज्ञात करो। और इसको इसको GCD भी बोलते हैं, GCD, GCD है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD है ना। ग्रेटेस्ट यानी बड़ा, कॉमन यानी सार्वय, डिवाइजर यानी भाजक है ना, सबसे बड़ा सार्वय भाजक। ये इसका दूसरा नाम भी है, GCD। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा सार्वय भाजक। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी ये तो हमने इसके नाम के बारे में समझ लिया कि महत्तम यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी सार्वय, फैक्टर यानी गुणनखंड। अब ये है क्या, अप्लाई कैसे होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें कहे कि 12 और 36 का HCF यानी कि मैं से ज्ञात करो, मैं से, या फिर आपको लिखा आ सकता है HCF है ना, ये ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 12 की गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर 36 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 12 और 36 का गुणनखंड करने के बाद उनमें जो सार्वय गुणनखंड है वो लिखना पड़ेगा, और सार्वय गुणनखंड में जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा। अब देखो हम पहले क्या कर रहे थे, 12 और 36 का अलग अलग गुणनखंड कर रहे थे। हम ऐसे लिख रहे थे 12 का गुणनखंड,
12 का गुणन खंड। तो देखो जब आप 12 की गुणन करते हो तो 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, फिर 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर 12 खुद है। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, 6 के गुणनखंड है। ये सारे के सारे क्या है, सॉरी 12 के गुणनखंड है। अब वैसे तो ये 12 के गुणनखंड है, लेकिन 12 के अभाज्य गुणनखंड जब अपन करते हैं ना, 12 के अभाज्य गुणनखंड, तब देखो हमारे पास क्या आता है, 2 का भाग देंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से शुरू करना है तो 6, फिर वापस 2 का चला जाएगा 3, अब 3 का जाएगा 1, तो 12 की गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए 12 के गुणनखंड। अब 36 का गुणनखंड करो, या 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड, तो देखो जब आप 36 के गुणनखंड करते हो तो ये कौन से 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 तो जाएगा 18 बार, फिर 2 9 बार, अब 3 का 3 बार, फिर से 3 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड में जब तक अंत में 1 नहीं आ जाता है तब तक अपना भाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। और सबसे पहले अपन 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है तो हम 2 से शुरू करते हैं, और फिर आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हम इनको आगे से आगे चलते रहते हैं। 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 7 है, 7 के बाद में 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। इस प्रकार से अपन क्या करते रहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें सारवय गुणनखंड कितने निकल रहे हैं, देखो एक सारवय गुणनखंड तो ये रहा, देखो कितना निकला 2, एक सारवय गुणनखंड क्या रहा, ये रहा, इंटू 2। अब हमें सबसे बड़ा निकालना है ना, तो सारवय गुणनखंड यदि एक ही निकाल देंगे, यहां भी निकल रहे हैं, तो जितने सारवय गुणनखंड निकले उनको गुणा करने पर क्या रहेगा हमारे पास, 4। और ये 4 क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, क्योंकि देखो 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, फिर 2 भी कॉमन फैक्टर है ना। ये 2 सारवय गुणनखंड है, ये 2 भी सारवय गुणनखंड है, लेकिन हमें सबसे बड़ा सारवय गुणनखंड निकालना है। तो 2 को जितने सारवय गुणनखंड निकलते हैं उनको आपस में गुणा कर दो। तो देखो एक सारवय गुणनखंड तो ये निकल गया, एक सारवय गुणनखंड ये निकल गया, इनको आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो ये 4 हमारा क्या हो गया, 12 और 36 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब इसके नाम है। यानी कि इस प्रकार से अपन को निकालना है। ठीक, यानी कि जितनी भी संख्या का पूछे उनका अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें उनको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि 12 का गुणनखंड 36 के, यहाँ पे ऐसा नाम लिख सकते हो, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर उनमें जो कॉमन आए सारवय गुणनखंड उनको फिर आपस में गुणा करा करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ या मैथ्स है। ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिक हो गया, यानी कि मैथ्स है ज्ञात करने का हो गया, है ना। देखो मैथ्स के बारे में पता तो चला ना, मैथ्स क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं, कितनी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, उनके अपन गुणनखंड करते हैं, और उनके सारवय गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक, है ना। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। अब देखो इसमें मैं देख रहा था, एग्जाम्पल तो है नहीं 3.6 में, है ना। 3.6 से पहले ऐसे मान लो हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि 12 36। अब अपन क्या करते हैं, सीधे ही एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हैं। तो आप निकालिए, अपने पास अपनी बुक रखिए, और एक्सरसाइज 3.6 को अपन क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। देखो, और उसमें पहला ही प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं के मैथ से ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के मैथ से ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 3.6। ये भी याद रखना है,
महत्तम समापवर्तक को GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा सार्वभाजक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको अपन पहला पार्ट देखो 18 और 48 के मैथ से याद करना है। 18 और 48, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड, और ऐसे ही आपको क्या करना है, 48 के अभाज्य गुणनखंड, 48 के अभाज्य गुणनखंड। देखो तो यहाँ पे तो आपको लिखना है, और ये जो आप गुणनखंड करते हो ना, ये यहीं पर भी कर सकते हो और रब काम के रूप में भी आप कर सकते हो। देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या ऐसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हो, है ना, तो वो अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से शुरू करेंगे तो 9 बार जाएगा। फिर अब 9 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 का भाग देंगे। 3 का नहीं जा रहा तो फिर हम 5 का देंगे, लेकिन 3 का जा रहा है कितनी बार, 3 बार। फिर देखो इस 3 में वापस किसका चला जाएगा, 3 का चला जाएगा कितनी बार, 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाए नीचे तब तक अपने अभाज्य गुणनखंड करते रहेंगे। तो ये क्या हो गई, 18 की अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप इनको वापस गुणा करते हो तो आपके पास क्या आता है, 18। देखो 2 इंटू 3 6, 6 दिए 18। अब देखो 48 के अभाज्य गुणनखंड, 48 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले देखो आपके पास 2 का चला जाएगा क्योंकि इकाई का क्या है, 8 है। तो आपके पास विभाज्यता के नियम जब आपको पता नहीं होंगे ना, मतलब कुल मिलाकर के चैप्टर 3.1, 3.2, 3 एक्सरसाइज है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना। फिर अब आपको ये कैसे जल्दी जल्दी भाग कैसे दे रहे हो, तो जब आपको विभाज्यता के नियम पता चल जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड में हाईएस्ट 2, 3, 5, 7 यहाँ तक जाके रुक जाता है, 11, फिर 17, वो थोड़ा बहुत है, वो बहुत लंबा, मतलब बहुत ज्यादातर है ना 2, 3, 5, 7, बस इसमें अभाज्य गुणनखंड रुक जाते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो अभाज्य गुणनखंड तो फिर 17, 19 यहाँ तक जाते हैं, है ना। ऐसे तो फिर अपन वो करके देख लेते हैं भाग वगैरह। तो ये हो गया 48। अब 48 में 2 का भाग जाता है क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो कितनी बार गया, 24 बार। देखो 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 8 बचा, 8 में कितनी बार जाता है, 2 चौके 8। अब वापस देखो इकाई का अंक 4 है तो फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार, 12 बार। और मैंने आपको बताया जब भी आपको 2 का भाग देना हो, इनकी इज्जत जो रखा है ना उसका इस साइड में भाग देना है। यहाँ देखो 48 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, कितनी बार गया, 24 बार। अब 24 में फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार गया, 12 बार। 12 में फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है ना। और 2 का जब भी भाग दो आधा करते जाओ संख्या को। यदि किस संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो आप उस संख्या को आधा कर दो। अब देखो 12 का आधा कितना होता है, 6, तो अब 12 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। अब फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। अब 2 का नहीं जा रहा तो अब किसका रहेगा, 3 का, कितनी बार, 1 बार। 1 आ गया मतलब अभाज्य गुणनखंड अपने हो गई। तो देखो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप लिखो इनके सार्वय गुणनखंड, यानी कि हमने बोला ना कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं की अगर अपन को HCF ज्ञात करना है तो उनका सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड कि क्या होगा, उनका HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो एक सार्वय गुणनखंड तो ये रहा 2, और एक सार्वय गुणनखंड ये रहा 3। बोले सर ये भी तो 3 है, तो कोई भी 3 के साथ करो। अब ये वाला 3 है लेकिन अब यहाँ पे 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कितने निकले, एक तो 2 निकला और एक क्या निकला, 3। अब इनको आपस में, क्योंकि हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये तो 2 और 3 ये तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब इनको भी आपस में गुणा कर देंगे तो कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 18 और 48 का HCF हो जाएगा, में से हो जाएगा। इस प्रकार से देखो आगे B, C, D और E, F ये सब क्या है, 2-2 संख्याओं के हैं, है ना। तो आपको ये करके देखना चाहिए, और जब ये नहीं हो तो फिर चलो कर लेते हैं। B, अगला है B, 30 और 42, 30, 42। तो आपको क्या करने, 30 के अभाज्य गुणनखंड
30 के अभाज्य गुणनखंड और फिर 42 के अभाज्य गुणनखंड, वो यहाँ पे लिखने। तो आप अभाज्य गुणनखंड करो पहले। 30 के करोगे तो 2 का भाग चला जाएगा 15 बार, अब 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा 5 बार, अब 5 का जाएगा 1 बार। ये हो गए 30 के अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 42 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 42 में इकाइकांक 2 है, यहाँ पे 2 का भाग क्यों गया? क्योंकि इकाइकांक क्या था? 0 था, इसलिए 2 का चला गया। अब 3 का क्यों गया? क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता, मतलब 15 में भी चला जाएगा। और इकाइकांक जब 0 और 5 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है ना। तो आप देखो 2 इकाइकांक 2 है तो 2 का भाग चला रहेगा, और 2 का भाग देते तो आधा कर देते हैं। 42 का आधा कितना? 21। अब देखो 2 का नहीं जा रहा तो अंकों का योग करो, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है, मतलब 21 में भी चला रहेगा। कितनी बार? 7 बार। अब 5 का नहीं जाएगा 7 में, तो अगली अभाज्य संख्या 7, 7 में 7 का 1 बार। जब तक 1 नहीं आए आपको अभाज्य गुणनखंड करते रहना है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 3 और 7। तो अब इसके सारा गुणनखंड निकालो, तो 1 तो निकल गया 2 और 1 निकल गया 3। तो क्या आ गया? 2 इंटू 3 कितना? 6। तो 30 और 42 का भी HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 30 और 42 का 6। अब देखो C 18 और 60, 18 व 60। तो देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने इधर किए थे, है ना। ये देखो ये रहे 18 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब करने 60 के अभाज्य गुणनखंड। इस लाइन का मतलब है कि ये सेम टू सेम नीचे आ रही है। 60 के अभाज्य गुणनखंड, तो जब 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो पहले 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार? 30 बार। 30 में फिर 2 का चला जाएगा, फिर आगे देखो 30 के किए हुए ना, वो कर दो सेम टू सेम। फिर देखो पहले 2 का, ये बस थोड़ा सा एक ऊपर हो जाएगा 60। ये हो गए 60 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का जाएगा क्योंकि इकाइकांक 0 है, कितनी बार? 30 बार। अब 30 में फिर 2 का 15 बार, 15 में 3 का 5 बार, 5 में 1 का। तो ये हो गए 30 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर निकालो, तो एक तो 2 निकल गया और एक 3 निकल गया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। तो ये 6 क्या हो गया? HCF हो गया किसका? 48 18 और 60 का। बोले सर 3 प्रश्न कर लिए, तीनों में HCF 6 से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। यानी कि इनका सबका क्या है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है ना। आगे देखो अगला D 27 और 63। देखो यहां कर लेते हैं D 27 व 63। ये बड़ा है, बढ़िया है। देखो 27 के अभाज्य गुणनखंड। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 27 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का देखो 7 और 2 9, 9 में अंकों के योग में भाग जाता है 3 का, मतलब संख्या में भी चला रहेगा। तो 3 का भाग चला रहेगा, 9 3 27, फिर से 3 का चला रहेगा, 3 3 9, फिर से 3 का चला रहेगा, 3 एकम 3। और मैंने जब कक्षा 6 आपकी जब बुक पढ़ानी शुरू की थी, है ना, तब मैंने आपको कहा था कि आपको 10 तक तो कटवा पहाड़े आने चाहिए। तो आपकी कैलकुलेशन में आप गणना करते हो तब इतना फास्ट आप चलना शुरू कर देते हो, है ना। तो आपको कटवा पहाड़े आने चाहिए। तो देखो ये हो गए 27 के गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 63 के अभाज्य गुणनखंड। तो 63 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 63 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग 6 और 3 9 हो रहा है। 9 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में चला जाएगा। 3 एकम 3 3 दोनों 6 और 3 एकम 3। हमें पता भी है 21 3 63 होता है। वापस देखो उल्टा गुणा करके देख लिया करो। 21 3 63, इसका मतलब हमने भाग सही दिया है।
फिर 3 का चला रहेगा, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3, 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 21 में भी चला रहेगा। तो 7 21। अब 5 का 7 में भाग जाता नहीं, क्योंकि 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या है 5 है, 5 का 7 में भाग जाता नहीं है। तो फिर अगली अभाज्य संख्या 7, 7 में 7 का भाग एक बार, तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके सारे गुणनखंड निकालो, तो सारे गुणनखंड एक तो 3 हो गया और एक फिर से 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, यानी कि 27 व 63 का HCF में से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हमने डी तक कर लिया है। आगे अपना EFGH अच्छा अभी है, और आगे 3 अंकों के भी है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने हैं, हमें 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर उनमें कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। बस 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का, जैसे 2 का होता है वैसे ही 3 का, बस वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर हमें किसका करना पड़ेगा, हमें तीसरी संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो E और F वैसे ही ऐसे जैसे है वो वैसे हो जाएगा। एक 3 अंकों का बता देता हूं, चलो यार बताए देता हूँ, क्या मतलब 2 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। और कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको पूरा नहीं देखना है, आपको करना ये है कि वीडियो को रोको, एक समझो 1 2, फिर आप वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, स्टॉप कर दो, क्योंकि स्टॉप बटन दे रखा है ना, यदि आप बाद में देखते हो तो। और रोकने के बाद फिर आप करके देखो, जहां नहीं आ रहे वीडियो को आगे करो और फिर देखो, आगे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे जहां आप अटक रहे हो वहां आकर के देखो, या फिर आप एक्सरसाइज निकालना शुरू करो, बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ लिया बंद करो, फिर आप निकालना शुरू करो, जहां अटक रहे हो वापस जाओ, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब आगे देखो, ई 36 और 84, 36 व 84, तो सबसे पहले आपको 36 के अभाज्य गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 का भाग चला रहेगा, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, फिर कितना आएगा 18, 18 में फिर 2 का चला रहेगा, फिर कितना आएगा 9, 9 में 3 का जाएगा, फिर कितना आएगा 3, 3 में वापस 3 का, फिर आ जाएगा 1। तो देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, ये हो गए 36 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। अब 84 के अभाज्य गुणनखंड, 84 के अभाज्य गुणनखंड ये करके देख लो। देखो 2 का भाग चला रहेगा, सबसे पहले तो 2 का भाग चला रहेगा और कितना रहेगा 42, और फिर 2 का वापस चला रहेगा, कितना रहेगा 21। अब 21 में 3 का चला रहेगा और फिर 7 का चला रहेगा, ये हो गए हमारे 84 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 12 साते 84, ये हमारे क्या हो गया 84 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। कुल मिला के अगर आपको टेबल जहां तक जितने याद है उतना ही आपको फायदा है, आपको उधर वो करना नहीं पड़ेगा। देखो अब कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ ये है 2, फिर 2 और ये 2, इतना ही निकला, तो यहाँ से एक कॉमन फैक्टर तो 2 निकला, दूसरा कॉमन फैक्टर 2 निकला। अब इनसे वापस सबसे बड़ा निकालना, तो आपस में गुणा कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा निकालने के लिए हम गुणा करते हैं, सबसे छोटा निकालने के लिए हम भाग करते हैं। तो सबसे बड़ा निकालेंगे 2 इंटू 2 कितना 4, तो 36 व 84 का HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर में से महत्तम समापवर्तक 4 हो जाएगा। आगे देखो ई के बाद में F 34 व 102, 34 व 102 का में से बताओ, बता देंगे। देखो 34 के अभाज्य गुणनखंड, 34 के अभाज्य गुणनखंड, आपको ये लाइनें लिखनी है सेम टू सेम, जैसे आपको कोई पूछे तो आप यहां से शुरू करोगे। 34 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग चला रहेगा 17 बार, ओहो फिर 17 में तो 17, देखो ये करके बताता हूँ आपको, आपको क्या है ये क्या हुआ, देखो 34 है या 36 है, ये पता चला गड़बड़ हो गई, हाँ ना 34 ही है।
देखो इकाई का अंक 4 है ना, तो 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 17 बार। अब 17 से पहले ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, हाँ 17 खुद भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 17 से पहले ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 17 का भाग जाता हो। जैसे 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, फिर क्या है? 17 खुद है। यानी कि 17 से पहले ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 17 का भाग चला जाए। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये आ गया 1। तो जब 1 आ जाता है तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है? समाप्त। तो ये हो गया अपना अभाज्य गुण हो गया 34 का। अब 102 का अभाज्य गुणनखंड, 102 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लो भैया। देखो इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? ओहो 5 दूने 10, 2 एकम 2, 51। अब देखो इकाई का अंक तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है। तो देखो अंकों का योग कितना है? 6 है। 6 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? ये जाता है 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 3 एकम 3 बच गया 2, 21, 7 की 21। हमें 17 का पहाड़ा आता है, और आता है तो हम बोलते हैं 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 3 51। तो हमने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, 3 में 51 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 17 बार। ऐसे उल्टा पुल्टा अटक पटक गुलेटी फुलेटी ऐसे दिमाग में, तभी तो तर्क शक्ति का विकास होता है ना। ऐसे दिमाग में गुतम गुती खुआया करो। गणना करते से 51 तो विभाजित का नियम लगो कि 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो कितना आता है? 6 में 3 का भाग जाता है तो फिर 51 में भी चला जाएगा कितनी बार? तो हमें 17 का पढ़ा याद है, 17 3 51, हमने लिख दिया 3 का भाग 17 बार चला रहेगा 51 में। आप वापस देखो ऐसा ही आ गया। 17 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ऐसा लगा है ना। 17 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 17 का भाग चला जाए, तो फिर 17 खुद है भाई। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 इंटू 17। अब देखो कॉमन फैक्टर एक तो 2 निकल गया, एक 17 निकल गया, तो 2 इंटू 17 कितना? 34। तो इसका मैथ से क्या है? 34 और 102 का 34। ओहो है तो है। देखो अभी हो गया ना, 6 और 4 नहीं आया, अभी अलग अलग आ रहा है। आगे देखो अभी 3 संख्याओं वाला GHIJ बस यही है। फिर आगे दूसरा और तीसरा छोटा छोटा है, वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम है ना। देखो 3 अंकों वाला देखते हैं अभी कैसे होता है। 70 105 175, 70 105 175। तो आपको क्या करना है? पहले अपन 2 का कर रहे थे, अब थोड़ा सा थोड़ी कष्ट लेना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 लाइनें लिखनी पड़ेगी। 70 के अभाज्य गुणनखंड, 105 के अभाज्य गुणनखंड, 175 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर उनमें जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तो देखो 70 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बोले तो फैक्टर कर दो भैया। देखो इकाई का अंक 0 है इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। फिर 35 आएगा क्योंकि 17 का था 35 होता है। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो डायरेक्ट 5 का रहेगा 7 बार, और 7 में 7 का रहेगा एक बार। देखो अब इनको गुणा करके देख लो, वापस 17 आ रहा है। देखो 2 पंजे 10, 10 7 70, मतलब सही है 105। तो इकाई का 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का बताओ, 3 का जा रहा है क्या? तो इकाई देखो अंकों का योग देखो, 1 और 0 1, 1 और 5 6। देखो भाई 3 की बाध्यता का नियम बता देता हूँ फिर से। 105 है, बोला इसमें 3 का भाग जा रहा है कि? हमने बोला हाँ जा रहा है। कैसे पता चला? कि ऐसे पता चला कि जब कोई भी जितनी भी बड़ी संख्या हो उनके अंकों को जब अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है? बोले 1 और 0 तो वापस 1 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। अगर 6 में 3 का भाग जाता है तो फिर 105 में भी 3 का भाग चला जाएगा, ऐसा। ठीक, चलो करके ही बता देते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। पहले जाएगा 3 का, 2 का क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, नहीं है।
3 का जाएगा 3 तिये 9, 1 बच गया 15, 5 तिये 15। अब अपन को 35 का पहाड़ा आए तो अपन बोलते हैं 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिये 105, 105। फिर 5 का चला जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। ये हमारे हो गए 105 की अभाज्य गुणनखंड। 105 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 × 5 × 7। अभी करने 175 के अभाज्य गुणनखंड। बताओ 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि कई का 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का जोड़ो भैया, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। तो फिर ये है कि 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या 5 है। 5 का क्यों जा रहा है? कैसे पता चला कि 175 में 5 का भाग जाएगा? तो ऐसे पता चला कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो वो 5 से विभाजित होती है। तो भैया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, कितने बच गए? 2, 25, 5 25। तो अगर आपको 35 का पहाड़ आता है तो 35 बन जाए 175। तो फिर अभी 5 का चला जाएगा 7 बार और अभी 7 का जाएगा 1 बार। तो ये हो गए 175 के अभाज्य गुणनखंड। कितना आपको ये लाइनें लिखनी है पूरी। 105 के अभाज्य गुणनखंड, 175 के अभाज्य गुणनखंड और 175 के अभाज्य गुणनखंड है 5 × 5 × 7। अभी अपन को HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इन तीनों के गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है, यानी कि जो 70 के भी गुणनखंड में हो, जो 105 का भी गुणनखंड हो, सारा गुणनखंड क्या होता है कि जो 70 के भी गुणनखंड में मिले, जो 105 के गुणनखंड में भी मिले, जो 175 के गुणनखंड में भी मिले, वो सारा गुणनखंड होता है। तो देखो ये 5 70 में भी है, 105 में भी है और 175 में भी है, और ये 7 भी तीनों में है। तो इसके कितने सारे गुणनखंड हो गए? 2। एक तो हो गया 5 और एक हो गया 7 है। और इसका HCF कितना हो जाएगा? तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे 35। तो ये आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना? 35। 5 7 35 या 7 5 35। तो ये हमारा हो गया 3 संख्याओं के HCF। चलो इनको यदि आप उतारना चाहो तो उतार लो, या आप वैसे वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो, है ना। और अपन क्या करते हैं, अपन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बीच में चेक भी करना पड़ता है कहीं बंद ना हो जाए, है ना। तो यहां तक अपन ने 2 संख्याओं वाले भी कर ली, 3 संख्या वाले आपसे पूछेंगे दादा, 2 और 3 संख्याओं वाले, है ना। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, अगला पार्ट कर लेते हैं। हमने जी कर लिया, अगला पार्ट देखो H। देखो 91, 112 और 49 का अपन को क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। तो देखो 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड। वैसे उसी प्रकार आपको क्या करना है, 3 गुणनखंड कर देने हैं, ना। तीनों के अलग अलग गुणनखंड करके उनमें जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF। फिर 112 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 49 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले 91। देखो 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर 4 तो भाज्य संख्या है, फिर 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि कई का अंक 0 और 5 नहीं है। फिर 6 का नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा। देखो 7 का चला जाएगा क्योंकि 13 7 91 होता है। देखो 7 एकम 7, कितना बच गया? 2 और 7 तिये 21। और अब कितना चला जाएगा? 13 का 13 में, क्योंकि 13 से पहले ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 13 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, है ना।
तो ये 13 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 इंटू 13। अब करो 112 के अभाज्य गुणनखंड, 112 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 5 दूने 10 और 6 दूने 12। 112 का आधा कितना रहेगा 56, और फिर 2 का चला रहेगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 6, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 8 दूने 16, 56 का आधा 28। फिर 2 का चला रहेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 का चला रहेगा, 7 दूने 14 और फिर 7 का एक बार, क्योंकि 7 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका 7 में भाग जाता है। तो 112 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इनको जब आप वापस गुणा करते हो तो कितना रहेगा 112। अब आप अपना अगला गुणनखंड है 49। देखो 49 में देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, सीधा ही 7 का रहेगा। कितनी बार 7 बार, और 7 का 7 में चला जाएगा एक बार। तो 49 का हो जाएगा 49 का 7 इंटू 7। अब देखो ऐसी संख्या जो, अब तो ऐसा गुणनखंड जो 91 का भी हो, 112 का भी हो और 49 का भी हो, तो 7 एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों का गुणनखंड है। तो इनका सार्वय गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वय गुणनखंड 7। सार्वय गुणनखंड कितना हो जाएगा 7। अब ये सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड है। ये क्या है, ये है सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड, क्योंकि 7 के अलावा और कोई भी सार्वय गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका H कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला देखो H के बाद में I 18, 54, 81। 18, 54, 81। तो सबसे पहले देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, पहले 2 का चला रहेगा, फिर 3 का चला रहेगा, फिर 3 का चला रहेगा। देखो 2 तिये 6 और 6 तिये 18। फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 का भाग चला जाएगा 54 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 14, 27 बार है ना। तो 27 में फिर 3 का चला जाएगा 9 बार, फिर 3 का चला रहेगा, फिर 3 का चला रहेगा। देखो 2 तिये 6, 6 तिये 18 और 18 तिये 54। अब 81, अब 81 में 2 का नहीं जाएगा लेकिन 3 का चला जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कितना है 8 और 1 9। देखो 81 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 81 देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितने बच गए 2, 2 इधर आए तो 21, 21 में चला जाएगा 7 बार। अब 27 में 3 का चला जाएगा 9 बार, 9 में 3 का चला जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का चला जाएगा 1 बार। तो कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो सार्वय गुणनखंड, तो सार्वय 2 इन 2 में, लेकिन नीचे वाले नहीं। अब 3 देखो 1 और 2, 3 इंटू 3, ये क्या रहा है इनका सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड। और अधिकतम कितना हो जाएगा 9। तो 18, 54, 81 का HCF कितना हो जाएगा, 18, 54, 81 का HCF हो जाएगा 9। अगला है 12, 45, 75। 12, 45 और 75 FI, और फिर लास्ट बचा है अपना J। 18, 45, 18 है या 12 है, 12, 45, 75, 12, 45, 75। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखो 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, 6 में फिर से 2 का चला रहेगा 3 बार, और 3 में 3 का चला रहेगा। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12। अब 45 के अभाज्य गुणनखंड, 45 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 45 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 4 और 5 कितना होता है 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 45 में भी चला जाएगा। तो 3 एकम 3 और
5 3 15, 3 एकम 3, 5 3 15, यानी कि 15 3 कितना होता है 45। और 15 बार चला रहेगा 3 का भाग, अब 15 में वापस चला रहेगा 3 का, तो आएगा कितना 3, और वापस से 3 का चला जाएगा। देखो 3 3 9, नहीं 5 बार जाएगा, और फिर 5 में 5 का एक बार। देखो जब आप 45 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो सबसे पहले 3 का जाएगा, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, फिर 15 हो जाएगा, 5 3 15, फिर 15 में फिर 3 का चला रहेगा 5 बार, और 5 में 5 का रहेगा एक बार, तो 3 3 9 और 9 बजे 45। ये हो गया 45 का गुणनखंड। अब देखो 75 के गुणनखंड, 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो 75 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो 2 का नहीं रहेगा, 3 का चला जाएगा, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है 12, 7 और 5 कितना होता है 12। तो देखो 75 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, फिर 5 3 15, 25 बार चला जाएगा। अब 25 में न तो 2 का रहता न 3 का रहता, सीधा ही किसका रहेगा 5 का, कितनी बार 5 बार, और 5 में फिर 5 का एक बार, तो हो जाएगा 3 × 5 × 5, है ना। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इन तीनों के सार्वय गुणनखंड देखो, सार्वय गुणनखंड देखो 2 नहीं है, क्योंकि अब इनका सार्वय गुणनखंड कितना है 3, बस इसका सार्वय गुणनखंड कितना है 3, और ये अधिकतम है, तो इनका तीनों का HCF भी क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न का में से क्या है। दूसरा प्रश्न है, निम्न का में से क्या। अपने पास 3 पार्ट है यहाँ पे, और हमें बताना है कि इनका में से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला है 2 क्रमागत संख्याएं। देखो प्रश्न नंबर 2 है, और इसमें पहला पार्ट है 2 क्रमागत संख्याओं, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF। 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या है, तो 2 क्रमागत संख्याओं का HCF तो हम लेके देख लेते हैं। कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले आप, जैसे कि मान लो मैंने ले ली 2 और 3, अब इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF आ जाएगा 1। अगली कोई भी आप क्रमागत संख्या ले 4 और 5, तो देखो इनके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो क्रमागत संख्याओं में आपको 1 के अलावा और कोई भी सार्वय गुणनखंड नहीं मिलेगा। कोई भी क्रमागत संख्या लो, जैसे मान लो आपने ले ली 8 और 9, ये 2 क्रमागत संख्या है। आपको कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेनी, जैसे 14 और 15, जब आप इनके अभाज्य गुणनखंड करते हो ना, तो इनमें जब सार्वय गुणनखंड निकलेगा वो केवल और केवल कितना निकलेगा 1, और जिसमें सार्वय गुणनखंड कुछ भी नहीं निकलता है ना, तो वहां एक सार्वय गुणनखंड तो हमेशा होता ही होता है, तो उनका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। जिनमें सार्वय गुणनखंड नहीं आ रहा है बाहर, उनमें क्या आएगा 1, और उनका HCF कितना हो जाएगा 1। तो 2 क्रमागत संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 1, है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 1। इनको करके देख लो। देखो 2 के अभाज्य गुणनखंड करो, मैंने 2 क्रमागत संख्या ले ली 2 और 3, है ना। 2 3 एग्जांपल करके बता देते हैं। तो 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगी 2 × 1। अब 1 ने तो अभाज्य है ना भाज्य, 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या 2, और ऐसे बस इतना ही लिख सकते हैं। एक को एक बार छोड़ दो समझने के लिए, ना। फिर 3 के अभाज्य गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे 1 × 3, है ना। तो इनमें कॉमन क्या रहेगा 1, तो जिसमें कुछ भी सार्वय गुणनखंड नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1, इसलिए 2 और 3 का HCF भी कितना हो जाएगा 1। वैसे इधर देखो 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2, और 5 का अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 5, और ये साथ में ये भी आ जाएगा। तो अब देखो 2 इसमें नहीं है, ऊपर वाले में नहीं, लेकिन नीचे वाले में नहीं है, 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसका अभाज्य सार्वय गुणनखंड कितना निकल जाएगा 1। तो 2 क्रमागत संख्याओं में सार्वय गुणनखंड 1 होता है, और वही इनका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगला देखो B है 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे कि मान लो पहली सम संख्या 2 है, तो अगली सम संख्या कौन सी है उसके जस्ट बाद में 4, तो ये होगी 2 क्रमागत
सम संख्याओं दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF। अब ये अपन करके देख लेते हैं भाई। दो क्रमागत संख्या ले लो, जैसे मान लो मैंने ले ली दो क्रमागत सम संख्याओं, ये साथ में लगाना है। दो क्रमागत संख्याओं का HCF तो हमेशा एक होता है, ये हमेशा एक ही होता है, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF है। ठीक, अब देखो दो क्रमागत सम संख्या, तो एक तो ले ली दो, एक ले ली चार। अब देखो दो के अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 इंटू 2, और चार के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, दो के अभाज्य गुणनखंड तो केवल दो ही हो जाएंगे, ये 2 इंटू 1 है ना, और चार का हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये एक सारा गुणनखंड निकल जाएगा 2, है ना। और देखो अगली 4 और 6, ये भी देखो दो क्रमागत सम संख्या है, तो देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 इंटू 2, और 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3, तो क्या निकल जाएगा 2। अगला देखो 6 और 8, ये भी दो क्रमागत सम संख्या है, तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड देखो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड ये कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2, है ना। और देखो अगली अभाज्य संख्या मान लो आप थोड़ी ऊपर ले लो, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 54 और 56, ये भी तो सम संख्या क्रमागत, 54 और 56 नहीं 55 भी है, दो क्रमागत संख्या में देखो 55 एक सम, सॉरी ये तो भाज्य संख्या है। अब देखो दो क्रमागत संख्या हो गई 54 और 56 क्या हो गई दो क्रमागत संख्या। इनमें करके देखते हैं, देखो इनमें भी कितना आता है, यहाँ तो कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है। एक बार इनको और करके देखते हैं, देखो 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो पहले 2 का भाग चला रहेगा कितनी बार 27 है ना, 27 दूनी 54, 28 दूनी 56, तो और 27 में चला जाएगा 3 बार, फिर आएगा 9 9 में फिर से 3 बार, और फिर 3 में 3 का एक बार। देखो 2 2 3 6 6 3 18 18 3 54। अब देखो 56 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 आएगा 28, फिर 2 फिर 2 और फिर 7। ठीक, देखो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 7 56, लेकिन देखो सारा गुणनखंड कितना आया 2, इसलिए इनका HCF भी कितना हो जाएगा 2। इसलिए रिजल्ट क्या निकल के आया कि दो क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे इसको पूरा लिखो, देखो दो क्रमागत सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF है सदैव 2 होता है, और दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 होता है, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF 2 होता है। अगला है दो क्रमागत विषम संख्याएं, तीसरा क्या है दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF। अब देखो दो क्रमागत विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 2, अगली विषम संख्या कौन सी है 3, क्योंकि 2 बीच में सम आ गई, हमें दो क्रमागत विषम संख्या लेनी है। तो देखो 1 और 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 1 का तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, तो इनका सारा गुणनखंड क्या निकला 1। दूसरा देखते हैं, तो अगली क्रमागत विषम संख्या 3 और 5, क्योंकि 4 क्या आ गई सम आ गई 3 और 5, तो देखो 3 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 इंटू 3, और 5 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 इंटू 5, तो यहाँ पर भी कितना निकला सारा गुणनखंड 1। तो सारा गुणनखंड अगर 1 निकला, अधिकतम सारा गुणनखंड 1 है, तो फिर HCF भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखो थोड़ी बड़ी लेते हैं, जिसमें मतलब 13 एक विषम संख्या है, और 15 ये भी एक विषम संख्या है। देखो 13 और 15 ये क्या है विषम संख्या है। देखो 13 के अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 13, और 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5,
और साथ में एक भी रहेगा, एक तो सबका होता है गुणनखंड, तो यहाँ पर भी क्या निकला 1। अगली अभाज्य संख्या यानी कि आप दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF भी कितना होता है 1 होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF कितना होता है 1, और दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF 2, और दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मैच है इस प्रकार किया गया। तो देखो गुणनखंड कर दिया 4 का 2 × 2 और 15 का कर दिया 3 × 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वक गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैच है 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मैच से क्या होगा? देखो ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जहां पे अभाज्य सार्वक गुणनखंड नहीं निकले तो वहां पे आपको हमेशा क्या आता है 1 आ जाता है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 4 व 15 का मैच है। अब देखो इन्होंने 4 के अभाज्य गुणनखंड किए, 4 के अभाज्य गुणनखंड, तो जब 4 के अभाज्य गुणनखंड किए ना तब इनको कितना मिला 2 × 2। अब 3 के अभाज्य गुणनखंड 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 के अभाज्य गुणनखंड है ना। तब देखो 15 के कितने रहेंगे 3 × 5। अब इनमें सार्वय अभाज्य गुणनखंड तो निकल नहीं रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जब और हमें पता है कि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, एक को यहाँ लगाओ चाहे हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सार्वय गुणनखंड क्या जाएगा 1, इसलिए इनका मैच 0 नहीं होगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि जहां पर कोई भी सार्वय अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल रहा है वहां पर 1 हो जाएगा उनका मैच है ना। तो कभी भी मैच 0 नहीं होता है, कितना होता है 1। और जहां पे गुणनखंड निकल जाता है सार्वय अभाज्य गुणनखंड कॉमन है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है वो आंसर हो जाता है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन थे है ना। ये ध्यान रखना कभी भी महत्तम समापवर्तक HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 0 नहीं आएगा, 1 जहां पे कुछ भी नहीं आएगा वहां कितना रहेगा 1 आ जाएगा है ना। इस प्रकार से हमारा जो ये एक्सरसाइज 3.6 है वो कंप्लीट होती है। और आगे अपन एक एक्सरसाइज बची है 3.7 और उससे पहले उसके कुछ उदाहरण और वो रहेगी अपनी एलसीएम पर है ना। अगले वीडियो में अपन एलसीएम लोवेस्ट है ना लघुत्तम समापवर्ती लोवेस्ट कॉमन फैक्टर उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ उदाहरण करेंगे। और लास्ट में जो 3.7 है वो मिक्स है, उसमें कुछ क्वेश्चन HCF के और कुछ क्वेश्चन एलसीएम के है ना। तो अगले वीडियो में अपन एलसीएम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे हमने HCF को अच्छे से सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।